जब तक आप लोग सवाल नहीं उठाएंगे, जवाब देने वाला कभी जवाब नहीं देगा। सवाल उठाने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपने सवाल उठाया तो आपको जवाब भी मिलेगा। हे दोस्तों, आप मेरे साथ हैं सजवान क्लासेस में और मैं संजय सिंह आज आपके सामने लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक। और आज का टॉपिक हमारा पढ़ाई लिखाई से कोई रिलेटेड टॉपिक नहीं है। आज हमारा टॉपिक डायरेक्टली डिपेंड करता है हमारे आज़ाद भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था के बारे में कुछ डाटा, कुछ आंकड़े जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था का क्या प्रचार है, क्या प्रसार है, क्या दिखता है और क्या होता है। वो सारी बातें आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं हमारी शिक्षा व्यवस्था के बारे में। भारत की शिक्षा व्यवस्था और किस तरीके से भारत की शिक्षा व्यवस्था में प्राइवेट और गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर्स का बराबर का योगदान है, किस तरीके से हमारी शिक्षा व्यवस्था चल रही है। तो सबसे पहले आपको पता है कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो आज़ादी के बाद से ही दो सेक्टरों में, दो भागों में बंटना शुरू हो गया, जिसमें हमारी प्राइवेट एजुकेशन एंड गवर्नमेंट एजुकेशन, पब्लिक एजुकेशन जिसे हम लोग बोलते हैं, जो हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूट हैं और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, दोनों से हमारे भारत देश में शिक्षा का स्तर बढ़ा है। और ये काबिल तारीफ़ की बात है कि आज़ादी के समय या आज़ादी के कुछ समय पश्चात तक भारत का जो बेसिक एजुकेशन स्ट्रक्चर था, शिक्षित लोगों की संख्या थी, वो 48% के आसपास थी। और आज वर्तमान समय में भारत के जो शिक्षा व्यवस्था के अनुसार, वर्तमान समय की शिक्षा व्यवस्था के अनुसार भारत का जो शिक्षा का स्तर है, शिक्षित लोगों का प्रतिशत है, वो 80% के आसपास जा चुका है। तो ये सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि हमारे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ने भारत की शिक्षा में बहुत बड़ा और बहुत अद्भुत योगदान दिया है, जिससे हमारे देश का शिक्षा स्तर इतना अच्छा हो पाया है। अब मैं बात करना चाहूँगा कि जो वास्तविकता में डाटा है और जो वास्तविकता में हमें दिखता है, उसमें और ज़मीनी धरातल में कितना अंतर है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि हमारे देश में टोटल जो बच्चों की संख्या है, टोटल जो स्टूडेंट्स हैं हमारे स्कूल में, हमारे पूरे भारत में जो स्कूल में बच्चे इनरोल हैं, वो लगभग 13.1 करोड़ बच्चे, 10.4 लाख 10.4 करोड़ जो आपके स्कूल्स हैं, पब्लिक स्कूल्स, सरकारी स्कूल, उनमें पढ़ाई करते हैं। वहीं अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो लगभग प्राइवेट सेक्टर्स में आपके 11.4 करोड़ बच्चे, 11.4 करोड़ बच्चे, आपके मात्र 4.6 लाख 4.4 लाख जो आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, प्राइवेट विद्यालय हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनमें पढ़ाई करते हैं। तो कंपैरेटिव देखिए कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उसमें पॉपुलेशन लगभग 50% अप्रॉक्स आपके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लेकिन कंपैरेटिव आपका प्राइवेट स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स पब्लिक स्कूलों के मुकाबले बहुत कम है। वहाँ 10.4 लाख है और यहाँ आपका 4.6 लाख का डिफरेंस है। इतना लगभग आपका पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर में अंतर है। बाकी अंदर एक विद्यालय के क्या होता है वो तो विद्यालय के अंदर जाके ही पता चलता है। बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट डाटा पे। हमारा जो अगला डाटा है, लगभग ओवरऑल भारत की टोटल पॉपुलेशन का 33% जो बच्चा होता है वो आपका सिर्फ और सिर्फ 3 लाख सिर्फ गिनती के 3 लाख विद्यालयों में आपका पढ़ रहा है। 33% भारत का बच्चा सिर्फ 3 लाख स्कूलों में पढ़ रहा है, मतलब बाकी के स्कूलों में बच्चों की स्ट्रेंथ बिल्कुल कम है। फर्दर बात कर लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है जो गवर्नमेंट और यूनिसेफ ने रिलीज़ किए हैं। उन डाटा के अकॉर्डिंग भारत में जो टोटल टीचर्स की स्ट्रेंथ है, टोटल टीचर की स्ट्रेंथ का लगभग 69%, अप्रॉक्स 70% जो टीचर है
वो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेस नहीं है, उसे कभी भी रखा जाता है, कभी भी निकाल दिया जाता है। उसके पास कोई कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन नहीं होती कि वो इतने साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। टीचर्स को जब चाहे रखा और जब चाहे अपनी सहूलियत के हिसाब से निकाल दिया जाता है। अगेन आपका अप्रॉक्सीमेट 8 to 9% जो टीचर है बचे हुए टीचर्स में से, उसका 8 to 9% ऐसा टीचर है जो सिर्फ 1 ईयर और 2 ईयर का कॉन्ट्रेक्चुअल बेस होता है, उसके बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं कर सकता। देन ओनली फ्यू % जो आपका बचता है वही आपका मोर देन 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट या मोर देन 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता है। दैट मीन्स एजुकेशन पॉलिसी में अनसर्टेनिटी बनी रहती है। 70% टीचर का तो पता ही नहीं होता कि वो 1 साल तक पढ़ाएगा भी या नहीं पढ़ाएगा। ऐसे में एजुकेशन सिस्टम कैसे चल सकता है? अगेन अगर मैं यूनिसेफ की रिपोर्ट 2020 के अकॉर्डिंग आऊँ तो 2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इंडिया का टीचर है, भारत का हमारा देश का टीचर है, उसमें से अराउंड ऑफ 70% जो आपका अनएम्प्लॉयड 70% जो आपका टीचर था जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस नहीं था, वो लेस देन 10,000 पर मंथली कमाता है। मतलब मंथली इनकम एक टीचर की 10,000 रुपये से भी कम है। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एक टीचर आराम से सर्वाइव कर सकता है 10,000 रुपये की सैलरी में, और वो भी आपका 70% टीचर 10,000 से कम ले रहा है। दैट मीन्स बहुत बुरी स्थिति है भारत में अभी तक टीचर्स की। आगे बात करें तो अभी आपको पता चलेगा कि ओवरऑल इंडिया में अप्रॉक्सीमेट लगभग हमारे, अगर मैं बात करूं तो 8% के आसपास ऐसे स्कूल हैं ओवरऑल इंडिया में जो सिंगल टीचर स्कूल है। सिंगल टीचर, एक अकेला टीचर पूरा स्कूल चला रहा है, और उसमें हमारा राज्य उत्तराखंड। अगर मैं अपने राज्य उत्तराखंड की बात करूं तो क्या कहने हैं, हमारा राज्य उत्तराखंड और झारखंड और मध्य प्रदेश, ये 3 राज्य ऐसे हैं जिनमें 14% हमारे जो स्कूल हैं वो सिंगल टीचर स्कूल हैं। मतलब 100 में से 14 स्कूलों को सिर्फ एक टीचर चला रहा है, सिंगल टीचर पूरे स्कूल को देख रहा है। अगेन अगर मैं अपने देश की बात करूं तो गोवा, और गोवा के साथ हमारा तेलंगाना, 2 ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों में ये रेट 16% है। 16% ऐसे विद्यालय हैं, ऐसे स्कूल्स हैं जिनमें सिर्फ सिंगल टीचर है, एक टीचर पूरे स्कूल को चला रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि एक टीचर पूरा स्कूल चला रहा है तो कैसे स्कूल चल रहा होगा, कैसे तो पूरा प्रशासन चलता होगा उस स्कूल का, और कैसे बच्चों की पढ़ाई होती होगी। अब बात कर लेते हैं फर्दर हमारा RTE, राइट टू एजुकेशन, बड़ा अच्छा सा बिल आया था गवर्नमेंट के साइड से और काफ़ी अच्छा मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि ये होना चाहिए। इसके अंडर में 25% आपके ओवरऑल एक प्राइवेट स्कूल की 25% सीट्स जो होती हैं वो 25% सीट बच्चों को दी जाती है, और उन बच्चों को दी जाती हैं जिनका जो आपका डायरेक्टली किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ नहीं पाते, उनके पास खर्चा नहीं होता, गवर्नमेंट उनका खर्चा उठाती है। तो आपको इसका डाटा पता है कि हर साल लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1.2 लाख मीन्स लगभग 1.2 लाख जो सीटें होती हैं उनमें से सिर्फ 70,000 पे एडमिशन हो पाता है। जरा सोच के देखिए कि जो सीटें पहले से रिजर्व थी उन बच्चों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर थे, जिनके पेरेंट्स उन्हें पढ़ा नहीं पाते थे, उनमें से भी सिर्फ 70,000 सीटें भरी जाती हैं, और बाकी की आपकी 50,000 सीटों का कुछ पता नहीं, कोई डाटा नहीं होता। तो ओवरऑल आप समझ सकते हैं अगर 50,000 सीटें खाली छूट रही हैं तो 50,000 सीटों का क्या होता होगा। स्कूल उन 50,000 सीटों का क्या करता है? हमारा आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, वो कमजोर वर्ग जो इकोनॉमिकली इतना सक्सेसफुल और इकोनॉमिकली इतना सक्सेसफुल पावरफुल नहीं है कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा सके, उसके लिए गवर्नमेंट ने RTE का राइट टू एजुकेशन के अंडर में 25% सीट्स करवा रखी हैं, लेकिन फिर भी वो फुलफिल नहीं होती। तो आप इसकी डार्क रियलिटी समझ सकते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है एजुकेशन सिस्टम में। तो मेरे ख्याल से ये बड़े सोचने वाली बात है कि जो हमारा प्राइवेट स्कूल ने इतना अच्छा योगदान दिया है, उसके पीछे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना चेहरा छुपा के बिल्कुल एजुकेशन सिस्टम से फ़ायदा उठा रहे हैं।
और ये जो एजुकेशन सिस्टम से फ़ायदा उठाया जा रहा है, ये टीचर्स का भी उठाया जा रहा है, पेरेंट्स का भी उठाया जा रहा है, इवन इस हद तक फ़ायदा उठाया जा रहा है कि एक पेरेंट्स, एक माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चे का प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन तो करवा लेते हैं कई बार, लेकिन फर्दर उसे पढ़ाई कैरी ऑन करवा नहीं पाते क्योंकि आर्थिक स्थिति बड़ी तंग हो जाती है एक बच्चे को पढ़ाने के लिए। और ऐसे में अगर एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो आप एक पेरेंट्स की हालत समझ सकते हैं कि क्या हालत होती होगी एक माँ बाप की अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। वहीं अगर मैं सरकारी स्कूलों की बात करूं तो सरकारी स्कूलों में बहुत सारी जगहों पे वेल क्वालिफाइड टीचर होने के बावजूद भी एजुकेशन सिस्टम ऐसा बन चुका है कि सरकारी टीचर्स को गवर्नमेंट में जो पब्लिक सेक्टर्स के टीचर हैं उन्हें टीचिंग का काम छोड़ के लगभग सारे काम करवाए जाते हैं। इलेक्शन का काम ले लो या फिर गांव में जो काउंटिंग करनी होगी, किसी की डेथ रेट, बर्थ रेट को देखना होगा, ये सारा काम एक टीचर करता है। जो उसका असली काम है वो छोड़कर वो सारे काम कर रहा है। एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, और मेनली ये मॉडिफिकेशन तब आएगा जब हमारे पेरेंट्स जागरूक होंगे। एजुकेशन सिस्टम में मैं किसी को पर्टिकुलरली पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स में या पब्लिक स्कूल्स में, वो वहाँ जाके स्थितियों को देखे, कंडीशन को चेक करे और अपने बच्चों की स्थिति से डायरेक्टली उस मैनेजमेंट से, डायरेक्टली उस टीचर से, डायरेक्टली वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के सारी क्वेरीज पूरी करे, सारे सवाल पूछे, क्योंकि ये सवाल बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप आज सवाल नहीं उठाओगे तो आपके बच्चे का भविष्य खराब हो सकता है। मैं ये चाहता हूँ सिर्फ कि जो भी पेरेंट्स ये लेक्चर सुन रहे हैं, जो भी बच्चे ये लेक्चर सुन रहे हैं, वो अपने पेरेंट्स को बताएं कि जो भी एक्सपेंड वो कर रहे हैं, जो भी खर्चा दे रहे हैं अपने बच्चे का, जो भी फीस जमा कर रहे हैं, चाहे पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों जगह जाकर डायरेक्टली टीचर्स से पूछे कि क्या हमारे बच्चे को फैसिलिटी मिल रही है, क्या उसे वो पढ़ाई मिल पा रही है जिसके लिए हम खर्चा कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आप लोग सवाल नहीं उठाएंगे, जवाब देने वाला कभी जवाब नहीं देगा। सवाल उठाने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपने सवाल उठाया तो आपको जवाब भी मिलेगा, और जब तक आप अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे तभी आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित होगा। नहीं तो आप अपने बच्चे के बेकार भविष्य के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। और ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका कर्तव्य है कि आप पूछिए, मैनेजमेंट से जाके पूछिए, टीचर से जाके पूछिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे बच्चे के एजुकेशन में ऐसा क्या है क्या नहीं है। जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे तब तक कोई भी आपको जवाब नहीं देगा। तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग इस वीडियो को बनाने का मेन कारण समझ चुके होंगे, और जब भी आप अपने पब्लिक स्कूल या प्राइवेट स्कूल्स में जाएंगे अपने टीचर से सवाल ज़रूर पूछेंगे, अपने मैनेजमेंट से सवाल ज़रूर पूछेंगे। और उम्मीद है कि आज जो जितने भी पेरेंट्स हैं इस बात को सुन रहे होंगे वो इस बात को आगे ज़रूर बढ़ाएंगे और भविष्य में अपने बच्चों के भविष्य की चिंता ज़रूर करेंगे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अलग मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।